हाय एवरीवन, ये है IMB DBE का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थे, मोस्टली नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा के ऊपर। इस सेशन में हमारे पास काफ़ी सारे अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय सीइंग कि किस तरीके के क्वेश्चंस है। इतनी कहानी बना रखी है, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर करके पता चल जाएगा हमको। सो 26 दिस संडे यू हैव योर एग्जाम्स। PYQs अगर किसी ने भी अभी तक नहीं सॉल्व करे हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है फॉर फ्री, एंड हम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस। तो दोनों चीज़ें, PYQs खुद से भी जो ना समझ में आए सॉल्यूशंस के थ्रू प्लीज़ करके जाना। ये अभी तक आपका बेस्ट रिसोर्स है IMB DBE की प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। लाइक आई सेड कि बहुत लंबी लंबी कहानी लिख रखी है। अब देखते हैं करके कि जितनी कहानी इन्होंने लिखी है क्या इतना कुछ है भी क्वेश्चन में कि नहीं है। सो क्वेश्चन सेज अ बॉय अग्रीज टू वर्क एट द रेट ऑफ 1 rupee on the first day, 2 rupees on the second day, 4 rupees on the third day and so on, thus getting on any day twice the amount he received just the day before। मतलब एक तरीके से सिनेरियो बता दिया है कि एक लड़का है, उसको फर्स्ट डे पे 1 रुपया मिला किसी काम के लिए, सेकेंड डे पे उसको इसका डबल मिला, मतलब 2 रुपये मिले, इसका डबल मिला तो 2 स्क्वायर अमाउंट मिला, 4 रुपये मिले, फिर दोबारा डबल हुआ तो 8 रुपये मिले। इस तरीके से उसको हर दिन पैसे मिल रहे हैं। अब हमें बोला जा रहा है कि अगर उसने 5th ऑफ मार्च को काम करना शुरू किया और कंप्लीट कर लिया, उसने 28 मार्च को अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया, तो उसको टोटल कितने पैसे मिले होंगे, ये क्वेश्चन है। दैट्स इट। मतलब कि ये जो उसको अमाउंट मिला है, 1 रुपये का अमाउंट मिला है, ये उसको 5th मार्च को मिला, ठीक है, और लास्ट अमाउंट जो उसको मिला होगा वो उसको 28 मार्च को मिला। अब 28 मार्च को उसको कितना अमाउंट मिलेगा ये हम सोचते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि अगर कोई 5th मार्च से लेकर 28 मार्च तक काम कर रहा है तो वो कितने दिन काम किया होगा उसने। सो 28 माइनस 4 इज 24 डेज। 24 डेज इस लड़के ने काम किया। फर्स्ट डे उसको 2 टू द पावर 0 है 1, इतना अमाउंट मिला उसको। सेकेंड डे उसको मिला 2 टू द पावर 1 अमाउंट, ये उसको सेकेंड डे मिला है। सो दैट मीन्स हम इससे ये चीज़ कह सकते हैं कि 24th डे, जो 28 मार्च है वो 24th डे है, उस दिन उसको अमाउंट मिला होगा 2 टू दी पावर 23, इतना अमाउंट मिला होगा उसको। तो हमारे पास अब हमें क्या चाहिए, हमें बताना है टोटल अमाउंट उसको कितना मिला है। हमें ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। और ये कैसे हम इसका सम निकालेंगे, क्या बन रहा है ये एक जीपी बन रही है। ये जो जीपी आपके पास बन रही है, इसका जो फर्स्ट टर्म है ए से जो हम कहते हैं वो 1 है और कॉमन रेशियो जो है वो 2 है। तो एक फाइनाइट जीपी का सम हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू दी पावर n, जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 24 है, क्योंकि 24 डेज का डेटा है हमारे पास। -1 डिवाइडेड बाय r -1। अब इसमें सब कुछ वैल्यूज पुट कर दो। a क्या है, 1 है, 2 टू दी पावर 24 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, ये 1 हो जाएगा। सो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 2 टू द पावर 24 -1। दिस इज योर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 3। सो देख लो कितनी कहानी थी और फाइनली क्या आया। सो लेंथ क्वेश्चन का देख के डू नॉट जज कि वो मुश्किल है कि आसान है, एक बार रीड कर लो उसको तुरंत। अब यहाँ पे दोबारा से काफ़ी लंबी स्टोरी है। अ शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 18% एंड आर्टिकल बी एट ए लॉस ऑफ 10%, thus making an overall profit of ₹85। ओके, दोबारा एक और सिनेरियो दे रखा है कि अगर वो आर्टिकल ए को 11% लॉस पे देता और आर्टिकल बी को 8% प्रॉफिट पे देता तो उसको लॉस होता 34 रुपीज का। हमें सम बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी का। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी है आपको, यू विल गेट योर आंसर। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं टू मेक कैलकुलेशंस फॉर आवरसेल्व्स इजी कि जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल ए एंड बी का वो 100 ए और 100 बी है।
दैट्स इट। अभी के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100A और 100B है तो जो पहली इक्वेशन हमें गिवन है, आर्टिकल ए पे 18% का प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट होगा? 100A पे 18% का प्रॉफिट हो जाएगा आपके पास 18A। इतना प्रॉफिट हुआ आपको आर्टिकल ए पे। अब हमें बोला जा रहा है आर्टिकल बी पे 10% का लॉस, तो 10% का लॉस मतलब कि -10B। 100B पर 10% का लॉस इज इक्वल टू 10B, तो हमारे पास 18A माइनस 10B आया। इसकी जो वैल्यू है वो है 85। प्रॉफिट ऑफ 18%, लॉस ऑफ 10% इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ 85 रुपीज। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन कह रही है हमको कि अगर हम आर्टिकल ए को 11% लॉस पे देते तो 11% लॉस का मतलब क्या हो गया? -11A। 8% प्रॉफिट का मतलब हो गया +8B। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? अ लॉस ऑफ 34। दिस इज इक्वल टू -34। अब हमारे पास क्या आ गई? दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, तो हमें बस अब इनको सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो हम ना इसको सॉल्व करना मेरे को थोड़ा आसान लग रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटू 4 इंटू 5, दोनों 40-40 हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, व्हाट डू वी गेट? सो दिस विल बिकम 40 + 32A इंटू 4 इक्वल्स टू 85 इंटू 4, 85 इंटू 4। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसलिए मैं लिख ही नहीं रही हूँ इनको। सो नेक्स्ट नीचे वाली चीज़ हो जाएगी -55A इक्वल्स टू 34 इंटू 35। इंटू 4 करके इस वाली इक्वेशन को और इंटू 5 करके इस वाली इक्वेशन को ऐड द टू इक्वेशंस, तो ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी 40-40 होके, और इन दोनों को आप करोगे सॉल्व। सो यहाँ पर आपके पास ये क्या चीज़ आ रही है? दिस इज इक्वल टू 72, राइट? सो यू विल गेट 72 माइनस 55A इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू क्या है? अब आपके पास यहाँ पे माइनस है, ये ध्यान रखना। साइन अगर एक गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 80 इंटू 4, 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 320 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 5 इज 150 माइनस 20। सो कैंसिल कर दो इन दोनों को। यू विल गेट 17A इक्वल्स टू 170। सो A की वैल्यू आ गई है 10। अगर A की वैल्यू आ गई 10 तो हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं वहाँ से, तो आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो। सो अगर A आपके पास आया है, सो 8B इक्वल्स टू -34 प्लस 110। यहाँ पे मैंने A की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करी है। सो ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास? दिस इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 8। या फिर मेरे को लग रहा है फर्स्ट इक्वेशन में रख के आपके लिए आसानी रहेगी। तो अगर ये चीज़ है, सो 180 माइनस 85 इक्वल्स टू 10B। सो दिस इज इक्वल टू 95/10। सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई। ये आसान इसीलिए क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 10 है और यहाँ पे हमारे पास 100B है। सो दिस वे इट विल बी ईजियर। तो A की वैल्यू 10 हो गई। कॉस्ट प्राइस A का 100A हमने अज्यूम किया था, तो कितना कॉस्ट प्राइस हो गया A का? एक्चुअली 1000। और यहाँ पे 100 इंटू 95/10, दिस विल बिकम 950। सो कितना सम हो गया दोनों का? 1950। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू आइटम्स। सो ये जो एंटायर स्टोरी जो हमारे पास थी, दिस इज मोर लाइक अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो योर आंसर फाइनल इज ऑप्शन 1, 1950। दैट इज द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ A and B. Question 3, very nice question, that is like circles plus TST, very nice question. Nidhi reached her institute in 3 hours while traveling by bus with a wheel of radius 70 centimeter and making 250 revolutions in 1 minute. तो पहले हम थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है। एक निधि है, वो अपने इंस्टीट्यूट जाती है, उसको 3 घंटे लगते हैं इंस्टीट्यूट जाने में अपने, ठीक है। वो बस से जाती है 3 घंटे लेकर, और उस बस का जो व्हील का रेडियस है वो हमें 70 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर अगर व्हील का रेडियस है तो हम व्हील का सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। ऑल्सो वी आर गिवन कि हमें 22/7 यूज़ करना है पाई के लिए।
तो अगर हमें 70 सेंटीमीटर पता है कि रेडियस है व्हील का, सो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, दैट इज इक्वल टू 2πr. सो दिस विल बिकम 2 इंटू 22/7 इंटू 70. दिस विल बी इक्वल टू 440 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 4.4 मीटर्स. तो अब हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस है व्हील का 4.4. अब जब ये व्हील 250 रेवोल्यूशंस लेता है 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये हम निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, सर्कमफेरेंस है 4.4, सो 4.4 इंटू 250 इज इक्वल टू व्हाट, ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 4 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 5. this is equal to 100. so 1100 meter which is equal to 1.1 किलोमीटर. तो 1 मिनट के अंदर ये जो बस है ये 1.1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. तो हम स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से. अगर 1 मिनट के अंदर बस 1.1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो 1 घंटे में बस कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगी, 66 किलोमीटर. कैसे निकाला हमने, 1.1 इंटू 60 किया है. सो हमारे पास आ जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही है. 1 घंटे में बस 66 किलोमीटर कवर कर रही है, क्योंकि 1 मिनट में 1.1 किलोमीटर कवर कर रही है. सो नाउ वी नो दिस, वी नो द स्पीड ऑफ द बस विच इज 66 किलोमीटर पर आवर. अब हमें क्या बोला जा रहा है कि वो 3 घंटे ट्रैवल करके बस से पहुंची अपने इंस्टीट्यूट. अगर वो 1 घंटे में 66 किलोमीटर कर रही है कवर, तो 3 घंटे में कितना करेगी, दैट वी कैन कैलकुलेट. सो 66 इंटू 3 इज इक्वल टू 180 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 198. 198 किलोमीटर ट्रैवल किया है उसने अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए 3 घंटा ट्रैवल करके. अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन अब आगे कह रहा है कि एक दिन शी लेफ्ट द इंस्टीट्यूट 1 आवर लेटर देन यूजुअल टाइम. तो अगर उसको अपनी स्पीड इतनी कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि वो सेम टाइम पे पहुंच रही है. मतलब कि वो यूजुअली 7, मान लो कि वो 7 बजे निकलती थी, उसको 3 घंटे लगते थे, वो 10 बजे पहुंचती थी अपने इंस्टीट्यूट 198 किलोमीटर 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के. अब वो एक दिन 8 बजे निकलती है, तो उसको फिर से 10 बजे ही पहुंचने के लिए अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि वो 10 बजे ही पहुंचे. तो अब हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को कि वो 2 घंटे में इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. पहले वो ये डिस्टेंस 3 घंटे में कर रही थी, अब उसको इतना ही डिस्टेंस 2 घंटे में करना है. तो 198 किलोमीटर 2 घंटे में अगर उसको ट्रैवल करना है, तो उसको 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा. पहले वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अब 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. तो कितनी स्पीड इंक्रीज हुई उसकी, 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसको अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी. सो आंसर इज ऑप्शन 2, 33 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन है अलजेब्रा का, जिसमें हमें गिवन है एक फंक्शन f ऑफ x, एक फंक्शन गिवन है g ऑफ x. वी नीड टू टेल कि इन दो फंक्शंस के इनसे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है. अब स्टेटमेंट्स को पढ़ो. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट करेंगे 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे, या फिर ये इंटरसेक्ट करेंगे 1 पॉइंट विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉइंट, या फिर 1 पॉइंट विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉइंट एंड इंटरसेक्ट एट जस्ट 1 पॉइंट अबव द एक्स एक्सिस. जो एप्सिका होता है दैट इज योर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट. ओके, तो अब यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं दो फंक्शंस के कि कौन से कितने कॉमन हैं और कहाँ पर एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के नीचे है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों फंक्शंस को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों फंक्शंस को इक्वेट करके जो x की वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज होंगी x की जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं. देयरफॉर वो पॉइंट्स होंगे जिसपे ये दोनों फंक्शंस इंटरसेक्ट करेंगे. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करते हैं.
So x square minus 5x plus 1 is equal to 1 minus x cube. This 1 will cancel out this 1. बाकी सबको एक साइड पे ले आओ, x cube plus x square minus 4x equal to 0. So x कॉमन आ जाएगा, x square plus x minus 4 is equal to 0. तो एक वैल्यू ऑफ x की तो 0 हो गई, इसको हम सॉल्व कर देते हैं जैसे हम यूजुअली करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ चुकी है x की 0, इधर से हम वो लगाते हैं x की वैल्यूज़ का जो हमने निकाला -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √17 डिवाइडेड बाई 2. तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज आती हैं, एक 0, एक -1 प्लस √17/2, एक -1 माइनस √17/2. तो अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है? तो हमें पहली बात तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है, देख लेना कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ग्राफ ऑफ एफ एंड जी इंटरसेक्ट एट 3 different points. Yes, that is true. We are getting 3 different intersecting points. So statement 1 is true. The graph of f and g intersect at just one point with positive x-axis coordinate. So this is what is? This is x-axis coordinate. अब तुम ये बताओ कि इसमें ये जो, क्योंकि 0 तो हम पॉजिटिव नहीं लेते हैं, हम ये कह रहे हैं कि -1 प्लस माइनस √17/2 का मतलब है -1 प्लस √17/2 एक है वैल्यू और एक है -√17/2. ये तो हमें पता है नेगेटिव है, ये तो दिख रहा है. क्या ये पॉजिटिव है? ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है. √17 इज ग्रेटर देन -1, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 0. दिस इज लेस देन 0. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट से इसकी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है एफ ऑफ जी का, उसमें एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सो दैट इज कम्प्लीटली ट्रू. सो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है. Next statement is f and g intersect at just one point with negative x-axis coordinate. That is also true because this is negative. So this is also true. The last statement says the graph of f and g, यहाँ पे space, of f and g intersect at just one point above the x-axis. अब ये देखो, यहाँ पे तो x 0 है. जब x 0 होगा तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 1 आएगी. इसकी वैल्यू 1 आएगी. तो x0 y1 becomes a point above x-axis. If x is 0 and y is 1, the point will lie somewhere here. So this is above x-axis. Similarly, अगर यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? So basically जब तुम देखोगे ये निकाल के, तो you will get one coordinate above x-axis and one coordinate below x-axis. Okay, so therefore you will get 2 points which are above x-axis in this case. So therefore option 4 becomes false. Also there is no other option left other than option 4 which is not true. First, second and third option all are true. तो हमारे पास और कुछ बचता ही नहीं है, option 4 मार्क करना ही करना है. Okay, so now क्वेश्चन 5 ज्योमेट्री का क्वेश्चन. ज्योमेट्री जितना भी IMPDB में आया, देवर ऑल इजी, वेरी कंसेप्चुअल. तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर IMPDB में दिखे तो सॉल्व करना ही करना है, छोड़ना मत. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स PR एंड QS इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T. ओके, हमें फिर कुछ एंगल दे रखा है. एंगल SQR मेजर 72 डिग्री, एंगल QPR मेजर 28 डिग्री. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल QRS? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? मान लो कि एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने 4 पॉइंट्स लिए एंड एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया. ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसके चारों वर्टिसेस जो हैं वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई करते हैं. इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी इज कि ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म द सम ऑफ 180 डिग्री. मतलब कि अगर ये जो है दिस इज P, Q, R and S. So angle P and angle R का सम होगा 180 and angle S and angle Q का सम होगा 180, opposite angles. दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है कि हमने PR and QS को ज्वाइन किया और एक डायगोनल बनाया उससे,
और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इज टी। अब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन, अब हम एंगल्स लिखते हैं। सो हमें गिवन है एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर, दिस एंगल इज गिवन टू अस एज 72 degrees. Okay, next is QPR measures 28 degrees. What is QPR? This particular angle is 28 degrees. हमें निकालना क्या है? What is the measure of angle QRS? हमें ये पूरे एंगल का मेजर बताना है। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल का तो ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन एक सर्कल्स की प्रॉपर्टी होती है जो आपको यहाँ पे यूज करनी है, विच इज कि सर्कल की ये कॉर्ड है PQ, ये PQ हुई सर्कल की कॉर्ड होगी। तो इस कॉर्ड के बेस पे अगर आप कोई भी ट्राइंगल बनाओगे, इट विल मेक द सेम एंगल एवरीवेयर। सो देयरफॉर मान लो कि PQ आपके पास एक कॉर्ड है, तो इसने R यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया। सो ये जो आपके पास एंगल है, दिस विल बी सेम एज दिस एंगल। ओके, सिमिलरली SR आपके पास एक कॉर्ड है, तो SR ये जो आपका एंगल बना रहा है Q पर 72 डिग्रीज, इट इज सेम एज द एंगल क्रिएटेड हियर विच इज व्हाट 72 डिग्रीज। तो अब हमारे पास क्या आ गया? यू हैव टू जस्ट वेट। यहाँ पे देखो कि P हमारे पास पूरा आ चुका है, 28 + 72 विच इज इक्वल टू 100। तो जब हमारे पास पूरा एंगल P आ गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल इसके साथ सम 180 होता है। सो एंगल P + एंगल R इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास ऑलरेडी है एज 100 डिग्रीज। सो एंगल R विल बी इक्वल टू 180 - 100 विच इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। सो योर आंसर इज ऑप्शन 1, सिंपल। ओके, आसान था। ओके, अब इसमें इस क्वेश्चन में बहुत कहानी है, मतलब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ऐसे एक एक लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे क्या हो रहा है इसके अंदर, एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि इतनी स्टोरी थी, देख के डर लग रहा है क्या उतना डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन के नहीं था। रवीश पेड ₹640 फॉर अ जार ऑफ 40 chocolates where the amount paid included the cost of the jar. Harish paid ₹1540 for one jar containing 55 chocolates and another jar containing 45 chocolates where the amount paid included the cost of both the jars. अब जार्स की भी कॉस्ट सेम है, हर चॉकलेट की भी कॉस्ट सेम है, तो हमें निकालना है कि अगर कोई इंसान 35 चॉकलेट्स का एक जार खरीद रहा है तो वो कितने पैसे देगा। ओके, ये है पूरी कहानी। तो मान लेते हैं कि चॉकलेट्स का कॉस्ट A है, ये चॉकलेट्स का कॉस्ट है आपका, और जो जार का कॉस्ट है वो B है। तो पहला इंसान 40 चॉकलेट्स खरीद रहा है, 40A, और जार के पैसे दे रहा है टोटल कितने, 640। दूसरा इंसान क्या कर रहा है, एक तो उसने जार खरीदा 55 चॉकलेट्स वाला, दूसरा खरीदा 45 चॉकलेट्स वाला, टोटल कितनी चॉकलेट्स खरीदी उसने, 100। तो 100A, 2 जार्स हो गए क्योंकि उसने 2 जार्स में लिए हैं चॉकलेट्स 55 एंड 45। तो यहाँ पर हो गया आपका 2B, 2 जार्स के पैसे, उसने कितने पैसे दिए टोटल, 1540। 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स, और निकालना क्या है हमको कि अगर कोई इंसान 35 चॉकलेट्स का एक जार खरीदता है तो वो कितने पैसे देगा। यू नीड टू फाइंड आउट दिस। तो ये निकालने के लिए ये देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे इसको सबसे पहले आप 2 कॉमन काट दो हर जगह से, 50 दिस 770। तो एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो क्या बचेगा हमारे पास। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 10A इक्वल्स टू 770 - 640 विच इज इक्वल टू 60 + 70 130। सो A की वैल्यू आ गई 13। ओके, आसान था। तो A की वैल्यू आ गई, तो अब हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 40 × 13 + B इज इक्वल टू 640। सो B
इज इक्वल टू 640 माइनस 400 प्लस माइनस 120, तो 240, 120 आएगा जार का कॉस्ट। तो अब हमारे पास एक एक चॉकलेट का कॉस्ट है, हमारे पास जार का कॉस्ट है। आपको दोनों वैल्यूज को 35A प्लस बी में सब्सटीट्यूट करना है, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है 35A प्लस बी, सो 35 इंटू 30 प्लस 120 कितना हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू 350 प्लस 105 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 470 एंड 105 विल गिव यू 575। ये कुछ ढंग से नहीं लिखा गया। 350 प्लस 105, दिस विल बी योर आंसर 575, विच इज ऑप्शन नंबर 4, लीनियर इक्वेशन। अब है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के IMPDB ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। इट कैन बी रियली, किसी का अगर ये स्ट्रॉन्ग फोटे नहीं है, आप इसको राउंड 2 राउंड 3 के लिए रख सकते हैं। राउंड 1 में अगर आप छोड़ सकते हो राउंड 1 क्वेश्चंस के लिए। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, साहिल कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 days व्हेन वर्किंग अलोन। मनोज इज ट्वाइस एज फास्ट एज साहिल एंड 3 times एज फास्ट एज आशीष इन द सेम जॉब। तो हम हमारे पास 3 लोग हैं, हमारे पास साहिल है, मनोज है और आशीष है। हमें बोला जा रहा है कि किसी एक काम को साहिल 20 days में कंप्लीट कर सकता है। मनोज की एफिशिएंसी साहिल की एफिशिएंसी से डबल है, मतलब कि जो काम साहिल को करने में 20 days लग रहे हैं, मनोज उससे आधे टाइम में वो काम कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि ट्वाइस एज फास्ट। अगर एक दिन में साहिल 2 यूनिट काम कर रहा है, तो क्योंकि मनोज की एफिशिएंसी उससे ज़्यादा है, वो 4 यूनिट काम करेगा। इट्स ट्वाइस एज फास्ट। ओके, सो दैट मीन्स साहिल अगर 20 दिन में कोई काम कंप्लीट कर रहा है, तो मनोज को आधा टाइम 10 days लगेगा उसका वो सेम काम कंप्लीट करने में। अब मनोज इज 3 times एज फास्ट एज आशीष, दैट मीन्स कि आशीष से वो 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब आशीष को 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा मनोज के कंपैरिजन में काम करने के में। सो आशीष विल टेक 30 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। नाउ वी नो कि हर किसी को सेम काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 20 days, 10 days, 30 days। अब हम LCM मेथड यूज करेंगे, तो 20, 10 एंड 30 का LCM विल बी इक्वल टू 60 यूनिट्स। तो मतलब मान लेते हैं कि 60 यूनिट्स का टोटल काम है। अगर 60 यूनिट्स का टोटल काम है, तो साहिल को कितना टाइम लगेगा, एक दिन में वो कितना यूनिट काम करता होगा, 60/20 विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स पर डे। मनोज कितना करेगा, 6 यूनिट्स पर डे एंड आशीष विल डू 2 यूनिट्स पर डे। अब हमें सबका एफिशिएंसी और टोटल वर्क पता है। अब आगे बढ़ते हैं। The collaborative work arrangement involves Sahil and Manoj working on the first day. तो साहिल एंड मनोज फर्स्ट डे काम कर रहे हैं, साहिल एंड आशीष दूसरे दिन काम कर रहे हैं, एंड आशीष एंड मनोज तीसरे दिन काम कर रहे हैं। और अब यही इसी तरीके से काम करते रहेंगे जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो अगर साहिल एंड मनोज मिलकर एक दिन काम करेंगे, तो वो कितना यूनिट काम कर सकते हैं? तो साहिल करता है 3 यूनिट काम, मनोज करता है 6 यूनिट काम, दोनों मिलके एक दिन में कर सकते हैं 9 यूनिट। नेक्स्ट में साहिल और आशीष मिलके करेंगे 5 यूनिट, और लास्ट डे मनोज एंड आशीष मिलके करेंगे 8 यूनिट का काम। ठीक है, सो दैट मीन्स कि 3 दिन में ये तीनों मिलके कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, 22 यूनिट्स। 8, 8, 16, 17 प्लस 5, 22। तो 3 दिन में मिलके 3 days में दे आर एबल टू कंप्लीट 22 यूनिट्स। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट्स। तो नेक्स्ट 3 दिन में ये और 22 यूनिट्स काम कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो 1 डे आएगा उसमें ये 9 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 22, 22, 9, 44 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 53, 7 यूनिट्स काम बचा है। नेक्स्ट 1 डे में ये 5 यूनिट्स और काम कंप्लीट कर लेंगे।
तो अब कितना हो गया 22, 22, 9 एंड 5 दैट इज इक्वल टू 44, 9, 60, 53 एंड 5 58 यूनिट काम हो गया। अब बस 2 यूनिट काम बचा है जो कि कौन कंप्लीट करेगा लास्ट में, मनोज एंड आशीष 2 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे। अब 2 यूनिट काम कंप्लीट करने में आशीष का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा वो हम देखेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वर्क विल देन बी डन बाय आशीष टिल द जॉब इज कंप्लीटेड। ओके, अब टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट्स है। ओके, हमें ये बताना है कि टोटल काम जो जितने दिन भी हुआ उसमें आशीष का टोटल काम में कितना कंट्रीब्यूशन था। टोटल काम कितना है 60 यूनिट है, ठीक है लिख लेते हैं। आशीष ने कितने दिन काम किया, आशीष ने यहाँ पर 3 दिन में से 2 दिन काम किया, सेकेंड डे थर्ड डे कितना कितना और नेक्स्ट 3 दिन में भी उसने 2 दिन काम किया तो 4 दिन। उसके बाद फिर उसने 7th डे कोई काम नहीं किया क्योंकि 7th डे साहिल और मनोज कर रहे थे, लेकिन उसने 8th डे काम किया तो 5 दिन हो गए। तो 5 दिन तो उसने अपना पूरा एफिशिएंसी जो था उससे काम किया। सो 5 दिन में आशीष ने कितना काम किया, आशीष कितना काम करता है 2 यूनिट काम करता है, प्लस लास्ट जो 2 यूनिट रिमेनिंग था उसमें आशीष ने कितना कंट्रीब्यूट किया वो हमको देखना है। अब मनोज और आशीष की एफिशिएंसी इज, मनोज एक दिन में 6 यूनिट करता है तो आशीष 2 यूनिट काम करता है, तो दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हुआ 3:1। सो दैट मीन्स आशीष ने 2 यूनिट में 1/4 1 पार्ट ऑफ 4 टोटल पार्ट्स इतना काम किया होगा उसने कंट्रीब्यूट, सो विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल वर्क रिमेनिंग। उसने 2 यूनिट में से आधा यूनिट 0.5 उसने कंट्रीब्यूट किया लास्ट डे पे। सो यहाँ पर आप प्लस कर दो हाफ, ये उसका टोटल कंट्रीब्यूशन है टोटल काम में। सो दिस इज इक्वल टू 10 into 221 by 2 into 60 which is equal to 7/40. So your correct answer is option 1 7/40. I understand it was a little tricky. ये पार्ट जो लास्ट के 2 यूनिट बचे हैं उसमें आशीष का कितना कंट्रीब्यूशन है, अंडरस्टैंड दैट पार्ट वुड बी ट्रिकी फॉर फ्यू स्टूडेंट्स डेफिनेटली। ओके, अगेन बहुत कहानी है इस क्वेश्चन में लेकिन बहुत आसान है। हमें गिवन है 2 ब्रिटिश and 3 इंडियन men and their wives are to be seated around a circular table, ठीक है। And if the sitting arrangements are defined only by the relative position of the people, then the total number of ways in which each British man can be seated next to his wife and each Indian man can also be simultaneously seated next to his wife. So basically question क्या कह रहा है, 2 ब्रिटिश मैन है, 3 इंडियन मैन है, सबकी अपनी अपनी वाइफ्स हैं, ठीक है। सबको हमें सर्कुलर अरेंजमेंट में इस तरीके से बिठाना है कि ब्रिटिश मैन भी अपनी वाइफ के साथ बैठे और इंडियन मैन भी अपनी वाइफ के साथ बैठे। तो क्वेश्चन में जो इतना ब्रिटिश इंडियन करा है इन्होंने उसका फाइनली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 5 आदमी है, उनकी 5 वाइफ्स हैं, हर मैन आर सिटिंग विद देयर वाइफ्स, सिंपल। इतना कहानी क्यों बनाया है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, मेक्स नो सेंस। सो बेसिकली ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास 5 कपल्स हैं, वी हैव 5 कपल्स, एवरी कपल इज सिटिंग टुगेदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 लोगों को ना लेके ना हम एक एक कपल को एक एक एंटिटी मानेंगे। तो एक एंटिटी यहाँ बैठा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, एक की रिलेटिव पोजीशन ना फिक्स कर देते हैं, कोई भी बैठा हो यहाँ पे। अब हम बाकी 4 एंटिटीज को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। एक किसी को भी फिक्स कर दो और उसके बाद फिर आप बाकी को बिठा सकते हो 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब जो हमने ये 4 फैक्टोरियल किया है ये तो हम कपल्स को बिठा रहे हैं ना कपल्स को। अब हर कपल में हो सकता है कि वाइफ यहाँ बैठे, हस्बैंड यहाँ बैठे, या फिर वाइफ इस साइड बैठे और हस्बैंड यहाँ बैठे।
तो ऐसे तो हर कपल में दो 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 परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं, कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। कितने कपल्स हैं? 5 कपल्स हैं। हर कपल में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। सो टोटल आपके पास जो अरेंजमेंट्स आएंगे दैट विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर 5। ये आपका आंसर है। अब आप इसको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे क्या? देखते हैं अगर बिना कैलकुलेट किए काम चलता है तो। ये बताओ इस वाले मल्टीप्लिकेशन में कोई भी 5 का मल्टीपल है? 2 टू दी पावर 5 है, 2 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल है आपके पास। यहाँ पे कहीं पर भी आपके पास 5 है? नहीं है। तो मतलब जो भी इसका वैल्यू आएगा वो 5 का मल्टीपल तो नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स 850 एंड 790 कैन नेवर बी योर आंसर्स। अब आते हैं हम इस पे, आओ दोबारा से। इधर हम बोल रहे हैं 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 टू दी पावर 5। मतलब कि जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, होना चाहिए। 904 क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं है। सो दैट मीन्स ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। योर करेक्ट आंसर वुड बी 768 बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल द क्राइटेरिया वी नीड एंड वी हैव एलिमिनेटेड द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। सो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो। अगर आप बैठते इसको कैलकुलेट करने के लिए हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 32 इंटू आप कैलकुलेट करते 6 इंटू 4 24, 32 इंटू 24 कैलकुलेट करना होता आपको, ठीक है। लेकिन ऐसे भी आप एक अप्रोच रख सकते हो। ये अप्रोच प्रैक्टिस के साथ आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो विद दिस वी हैव प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट IMP DB gave in quantitative technique section. So all the best all of you for your exam on Sunday and मिलेंगे हम analysis के साथ post the exam is done. So we'll meet you in the analysis. All the best everyone. So that's the wrap for today's session. लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि हम इस तरीके के सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।